जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इज़राइली हमलों की शाम पे। इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर नेतन्याहू के कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि शाम को वो किसी तरीके से भी छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन यूएसए ने अगेन जंपिंग किया है और यूएसए की जानिब से जो अमरीकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा है, उन्होंने कहा है कि शाम पे जो हमले हो रहे हैं, उनको रोका जाए। मज़ीद डेवलपमेंट क्या है, मैं जानना चाहूँगी मिस्टर मुबश्शिर लुकमान से। जी, अस्सलाम वालेकुम। बात वालेकुम पता है अस्सलाम। क्या बात ये है कि इज़राइल की जो एट्रोसिटीज़ हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है और उनका लेकिन क्लाउड भी बहुत है। आपको मैं बताता हूँ कि इवन बर्तानिया में वो लोग जिन्होंने इज़राइली गवर्नमेंट को कंडेम किया, वो अरेस्ट होना शुरू हो गए हैं। काफ़ी कुल 92 लोगों को अरेस्ट कर लिया। यही हाल हम अमेरिका में भी देख रहे हैं, यही हाल हम और जगहों पे भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक तरफ वो लोगों को कहते हैं तुम कुत्ते, और दूसरी तरफ कहते हैं कुत्ते का भौंकना भी मना है। तो वो जो है ना हर तरह से उन्होंने गैग किया हुआ है। और सीरिया में जो हो रहा है दैट इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मास्टर प्लान ऑफ ग्रेटर इजराइल। जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है और जो मैप है उसको पूरा करने के लिए, आपको पता है सीरिया के अंदर जॉर्डन के अंदर गोलान हाइट्स जो हैं वो भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। वहां से जॉर्डन का पानी आता था सारा। अब जब उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो अब जॉर्डन इजराइल से पानी खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ही मुल्क के हिस्से का। तो जी। यही अब जहां जहां नेचुरल रिसोर्स है, स्पेशली वाटर, उसके पीछे इजराइल जा रहा है। और सच्ची बात है कि सीरिया में तो अभी उन्होंने ओवरथ्रो किया था आईसिस के साथ मिलके, वहां पे बशार अल असद की गवर्नमेंट को, और वो उनको भागना पड़ा था वहां से। मेरे ख्याल है रशिया भाग गए थे वो। तो अब उसके बाद तो इनको को बहाना नहीं है कि यहाँ पे हमारे मतलब की गवर्नमेंट नहीं है, उन्होंने अपने मतलब की सारी गवर्नमेंट बनाई है वो। लेकिन वो एक्सपेंशन प्लान जो है वो तो नहीं रुक सकता ना, तो उसके लिए बहाना बनाना पड़ेगा, घड़ना पड़ेगा। और नेतन्याहू जो है वो उसके ऊपर बहुत शदीद किस्म के इन हाउस प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इवन इसराइल के अंदर उसके ऊपर बहुत करप्शन के एलिगेशंस हैं, और वो उसके इलेक्शंस में धांधली की भी एलिगेशंस हैं जो पिछले हुए थे। तो मैंने बिल क्लिंटन का एक बयान सुना जिसमें बिल क्लिंटन ने कहा कि नेतन्याहू तो कई साल से ईरान के ऊपर हमला करने की सोच रहा है, बिकॉज उसका ये ख्याल है कि इसकी वजह से इसका टेन्योर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमले जब वो करता रहता है तो वो हर वक्त इसराइल के अंदर लोगों को ये बताता रहता है कि वी आर एट वॉर, वॉर खत्म होने दो, फिर ये तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो टू प्रोलॉन्ग हिज टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसकी ही इज इनटू अ नेवर एंडिंग वॉर, और ये अब दुनिया को समझ आ जाना चाहिए। सर, आपने जो बात की इट्स वेल सेड, लेकिन हम्म। कहीं न कहीं कोई एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। अब ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली जो धमकियाँ जा रही हैं देख खुलेआम, जबकि दूसरी जानब सारे शहर जो है, सारे ममालिक जो है बाकी मैं बात कर लेती हूँ उर्दन की या तुर्क की या बाकी मुल्कों की, उन्होंने तो मज़म्मत की है इन इज़राइली हमलों की, और जो सवेदा में जिस तरह ये चल रहा है, वो तो कह रहे हैं जंगबंदी होनी चाहिए लाज़मी। देखें, इसमें बात यह है कि सिर्फ मजम्मत से तो कोई काम नहीं चलता ना बुशरा। आप अब देखें, कल जैस्मिन मंजूर के ऊपर परसों आपने देखा कि जिस तरह से हमला हुआ उनके ऊपर, उनकी हालत भी आपने देखी होगी, जो उन्होंने तस्वीरें अपनी शेयर की। तो आप सिर्फ कंडेम करने से तो कुछ नहीं होगा ना। ये करने वाले को जब तक सजा नहीं मिलेगी और प्रॉपर कारी सजा नहीं मिलेगी कि जो इबरत का निशान बने दूसरों के लिए, तब तक आप और मैं कंडेम करते रहे, उसका क्या फायदा। सिर्फ ट्रू। कंडेमनेशन जो है ना वो कोई काफी बात नहीं है। लेकिन टर्की का अपना ट्रेड चल रहा है इसराइल से। उनका ट्रेड इस साल यानी 40% ज्यादा हो गया। टर्की वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज इसराइल। उनके डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनसे, और पहले से हैं। टर्की ने तो नेतन्याहू को ही बुलाया था और जॉइंट पार्लियामेंट सेशन एड्रेस भी करवाया था, एज अ ग्रेट लीडर, एज अ ग्रेट विजनरी लीडर, ये वो। तो फिर क्या, टर्की एक तरफ कंडेम कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपने ट्रेड बढ़ा रहा है। मुझे इस कंडेमनेशन का मतलब नहीं समझ आता ऑनेस्टली। ये बेहतर है ना ही कंडेम करें तो अच्छा है। आपके ख्याल में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये मेरे होना ख्याल चाहिए। में ओनली एक्शन स्पीक, वर्ड्स और डोंट। ट्रू, वर्ड्स तो ट्रू। हम लोगों का काम है, आपका और हमारा काम है वर्ड्स देना। वर्ल्ड लीडर्स का काम नहीं है, उनका काम एक्शन करना। ठीक बात कर रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेट्स सी, लेकिन जब यूएस की बात करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प,
हर एक नए दिन वो अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल साथ लेकर जा रहे हैं, ही स्टिक टू इट कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाने में ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन एज अ मीडिएटर। सेकेंडली फिर वो बात करते हैं, हम बात करते हैं गजा और इसराइल की, फिर हम बात करते हैं जो बाकी संवेदा की चले अगेन। तो आपको क्या लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी ये स्टेटमेंट बार बार देते हैं कि उन्होंने पीस मेकर का रोल निभाया, अब जहाँ पे बाकी सूरत इसराइल कंटिन्यू कर रहा है एज पर यू सेड, आप कोई ओपिनियन देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए और इससे अमेरिका में और मजीद क्या इफेक्ट होगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अमेरिकन पॉलिटिकल सोसाइटी में? देखिए, हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स होती हैं, अमेरिका की भी अपनी डायनामिक्स हैं और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, वो चाहते हैं कि पीस हो और उन्होंने कई दफ़ा दुनिया के काफ़ी मुल्कों में पीस कराने की कोशिश की है, इंडिया, पाकिस्तान में कराई है। इवन रशिया और यूक्रेन के ऊपर उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। अब देखिए 2 किस्म की चीज़ें हैं, या तो वो पीस के लिए कोशिश करते रहें, बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहें, फ्रंट एंड आके स्टेटमेंट्स देते रहें, या वो ऐलान जंग कर दें उस मुल्क पे। तो वो तो नहीं हो सकता ना कि बुश सीरिया पे या इज़राइल पे किसी एक पे इस वजह से ऐलान जंग तो नहीं हो सकता, कि भई तुम मेरे कहने पे पीस नहीं कर रहे हो। तो हैविंग सेड दैट, यही एक उनका उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उनका। एंड आई थिंक कि अगर ये पीस होता है सीरिया और इसराइल के दरमियान, तो इसमें जो रोल होगा वो डोनाल्ड ट्रंप का ही होगा, मुस्लिम कंट्रीज का नहीं होगा। सो लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट एंड लेट्स होप कि उनकी काविशें जो हैं जल्द रंग ले आएं। जी। और वजीर खारजा इसहाक डार, सुना है कि अगले हफ्ते वो यूएस विजिट कर रहे हैं, अहम विजिट है उनका, टूर है। देखिए, एक बात क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्टिव है और स्पेशली पहलगाम, पोस्ट पहलगाम, और वो विजिबल है उनकी एक्टिविटी। हो सकता है पहले भी हो, लेकिन ये विजिबल है। और इसमें इन्होंने वर्ल्ड नैरेटिव और इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको बहुत हद तक पाकिस्तान की हक में चेंज भी किया है, ट्रांसलेट भी किया है और उसको डाइवर्ट भी किया है। बल्कि मैं यूके में जब मैं मिलता हूँ गोरों को या फॉरेनर्स को, देयर इज अ डिफरेंट सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। कि पाकिस्तान पहले होता था 6 महीने पहले, मैं अब 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, when they thought Pakistan was an irrelevant country now. And, it was only a breeding ground for, uh, different kinds of elements. Lekin now, they have started to believe that Pakistan is a very responsible citizen and a responsible member of the globe. And they take Pakistan very, very seriously. And I think इसमें पाकिस्तान का जो foreign office है, they need to get credit for that. They have done remarkably well. मैं इवन यूके के अंदर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, डॉक्टर फैसल वगैरह और उनकी पूरी टीम, मैं यहाँ पे मीडिया वालों को मिला हूँ, आईटीवी वालों को, बीबीसी वालों को, औरों को। दे हैव ह्यूज respect, and they have a lot of compliments for the Pakistan mission over here. जैसे कि ये बड़े अवेलेबल हैं, they are always there, and they answer questions and they give information which is correct information, and people don't have to wait for it. तो यहाँ पे भी बड़ी तारीफें हो रही हैं। सो आई वुड से कि सागदार जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको प्लीज करने दें। लेट्स नॉट गेट इनटू इट।